नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जो बयान दिया है, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति दे, इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और इस बयान के आधार पर उन पर अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। जिस तरह से वो आपसी वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के विरोध में बोल रहे हैं, देश की संसद से बने और पास हुए कानून के विरोध में बोल रहे हैं, उसके आधार पर उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि केंद्र सरकार करेगी, लेकिन अगर इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो इसकी फिर कोई सीमा नहीं रहेगी। ये सीधे अराजकता की ओर ले जाएगी। और अरविंद केजरीवाल का क्या, वो तो खुद ही कह चुके हैं कि वो अराजकतावादी हैं, अराजकता में उनका विश्वास है। तो जो अराजकतावादी हैं उनसे निपटने के लिए इस देश के संविधान ने व्यवस्था कर रखी है, उनसे उसी संविधान के प्रावधानों के तहत निपटा जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सीए को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है और ये कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, हालांकि उन्होंने नाम केवल पाकिस्तान का लिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, कहा कि जो है करोड़ों लोगों को लाकर बसाया जाएगा। जिन लोगों को ला रहे हो उनको नौकरी कहाँ से दोगे? और उसके बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपके बच्चों की नौकरी जाने वाली है, आपके बच्चों के अधिकार छीने जाएंगे, आपके बच्चों को जो संसाधन मिलता देश का वो उससे वंचित किया जाएगा। ये सरासर सब झूठ है। पहली बात तो समझ लीजिए, ये जो नागरिकता कानून है ये 2004 में जब बना तो इसके लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी और उस कमेटी के सदस्य कपिल सिब्बल और लालू प्रसाद यादव भी थे। वो कानून बना था। उस कानून में संशोधन किया 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। संशोधन के जरिए मुख्य रूप से दो परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन ये किया कि किसी को सिटीजनशिप लेने के लिए अगर कोई शरणार्थी है, शरण लिया है उसने, या वैसे भी कोई भारत में आया है, वैलिड डॉक्यूमेंट पर आया है, उसके बाद भारत आकर वो नागरिकता लेना चाहता है भारत की, तो उसके लिए नेचुरलाइजेशन पीरियड एक तय किया गया कि आपको 11 साल तक भारत में रहना होगा। और वो जाहिर है कि भारत सरकार इसकी इजाज़त देगी, इसके डॉक्यूमेंट देगी, आपको रहने के लिए वीज़ा देगी यहाँ पर रहने का, तभी आप रह सकते हैं। तो 11 साल का पीरियड। और उसके अलावा जो है नागरिकता के लिए आपको जो प्रावधान है जिस तरह से मिलती है उसको एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड किया गया कि 11 साल की बजाय 5 साल का नेचुरलाइजेशन पीरियड होगा। एक दूसरा, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आ चुके हैं या भारत में शरण ले चुके हैं, जिनके यहाँ होने का भारत सरकार के पास प्रमाण है और जो आए हैं उनके पास भी प्रमाण है, अगर ये दोनों है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकते हैं अगर नागरिकता चाहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ऑनलाइन फॉर्म बना है उसके जरिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है नागरिकता मिलने का वो मैं बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो पहली बात तो ये कि किसी को लाया नहीं जा रहा है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं उनको नागरिकता देने के बारे में है। दूसरा, ये उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है, या कहें मेरी नज़र में ये एक तरह से सोशल जस्टिस है। जो लोग इन 3 देशों में यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में अपने धार्मिक मान्यता के आधार पर प्रताड़ित किए जा रहे थे और वो अपनी इज्जत, अपनी जान और अपना धर्म बचाकर भागकर भारत में शरण लेने आए हैं, उनको नागरिकता देने का सवाल है। और ये भारत सरकार का दायित्व है। विभाजन के समय ही जो व्यवस्था की गई थी कि अगर इन देशों में, ख़ासतौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 देश बन चुके हैं, तब एक ही देश था, कि अगर हिंदुओं को, उस समय हिंदुओं की ही बात की गई थी क्योंकि बंटवारा हुआ था हिंदू और मुसलमान के आधार पर,
कि अगर यहाँ प्रताड़ित किया जाता है तो उनको भारत में आकर बसने का, और भारत में अगर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है तो उनको पाकिस्तान में जाकर बसने का अधिकार होगा। नेहरू लियाकत पैक्ट मोटे तौर पर यही था कि दोनों देश इसको फैसिलिटेट करेंगे, इसमें सुविधा प्रदान करेंगे। जो नागरिक आना चाहते हों पाकिस्तान से, हिंदू अगर भारत आना चाहते हैं, भारत से अगर मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो दोनों देशों की सरकारें इस मामले में उनकी मदद करेंगी। उस समय कानून बनना चाहिए था, नहीं बना। नेहरू लियाकत पैक्ट के जो दो हिस्से थे, एक पाकिस्तान को पालन करना था, एक भारत को। भारत ने अपने यहाँ पालन किया, इसलिए आप देखिए भारत में पाकिस्तान से आए किसी मुसलमान को या पाकिस्तान नहीं गए किसी मुसलमान का धर्म के आधार पर कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान को जो करना था, उसकी जो जिम्मेदारी थी, उसने नहीं निभाया। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बंटवारे के समय पाकिस्तान, यानी अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसमें हिंदुओं की आबादी कितनी थी और अब कितनी रह गई है। मुश्किल से 10% भी नहीं रह गई है जितनी थी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्पीड़न होता है। और रोज़ आप अखबारों में खबरें पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स पे खबरें देखते हैं कि जबरन हिंदू लड़की को उठा ले गए। शादी के 90 साल के बूढ़े ने जो है, मौलवी ने शादी कर ली 10 साल 14 साल 12 साल की हिंदू लड़की से, उसके बाद धर्म परिवर्तन करा दिया, इनकार किया तो हत्या कर दी। इस तरह की खबरें रोज़ पढ़ते हैं। ऐसे लोग किसी तरह से छिप छिपाकर, जान बचाकर भागकर भारत आते हैं। अगर दुनिया में कहीं भी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो कहाँ जाएं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये तीनों इस्लामिक स्टेट हैं। यहाँ धर्म के आधार पर किसी मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं होता। जो बात शिया सुन्नी और दूसरे सेक्ट्स के आधार पर करते हैं कि पाकिस्तान में जो है मुसलमानों के साथ भी ये भेदभाव हो रहा है, वो दो सवालों का जवाब दें कि जिनके साथ ये हो रहा है क्या वो इस्लाम को मानते हैं या नहीं। अगर इस्लाम को मानते हैं तो उनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान इस्लामिक स्टेट है या नहीं। मुसलमानों के साथ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उनके पास शरण लेने के लिए, जाने के लिए दुनिया में 52 से ज़्यादा, 52 से ज़्यादा देश हैं। हिंदुओं के पास सिर्फ एक ही है, भारत। एक समय नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र था, अब वो भी नहीं रह गया है। तो भारत अगर हिंदुओं को शरण देता है, लेकिन भारत ने उदारता दिखाई है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ये 6 माइनॉरिटीज़ जो उस देश में माइनॉरिटी हैं, उनका जो उत्पीड़न धर्म के आधार पर हो रहा है और भारत में आते हैं तो उनको जो है भारत में नागरिकता देने का एक प्रोसेस चलाया जाएगा। और नागरिकता देने का प्रावधान पहले से है। इसी में आपको जवाब देता हूँ उस सवाल का जो लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर पाकिस्तान से कोई मुसलमान आना चाहे और भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उसको क्यों वंचित किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कहीं कानून ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से या किसी और देश से अगर कोई मुसलमान भारत में आता है, शरण लेना चाहता है, तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती। उसको भी नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसका तरीका, उसका प्रोसेस वो अलग है। वो सामान्य जो प्रोसेस है नागरिकता पाने का, जिसमें नेचुरलाइजेशन पीरियड फिर 11 साल है, उसको घटाकर 5 साल नहीं किया जाएगा। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनके आधार पर वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको नागरिकता मिल सकती है। और बहुतों को, सैकड़ों हज़ारों को मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि भारत जो है धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर नागरिकता देने में भेदभाव करता है। लेकिन हर देश की अपनी एक नीति होती है। वो अपने दरवाजे दूसरे देश के नागरिकों के लिए इस तरह से नहीं खोल सकता। अब जो अरविंद केजरीवाल बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोग आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल से, ममता बनर्जी से, MK स्टालिन से, इस तरह के तमाम नेताओं, राहुल गांधी से एक सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने जीवन में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कब बोला था? जो अवैध रूप से आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो इकोनॉमिक इंट्रूडर्स हैं, उनके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते। जो आपकी देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ आप में बोलने का साहस नहीं है। वो इसलिए कि आपके वोट बैंक है।
रोहिंग्या के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे, रोहिंग्या को आप बसाएंगे, सारी तरह की सुविधाएं देंगे और उनका वोट लेंगे, इसलिए आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। आपको समस्या दरअसल उन 6 माइनॉरिटीज़ में से सिर्फ हिंदुओं से है। हिंदू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हिंदू आएंगे, उनका ये मानना है ये हिंदू जो नागरिक बनेंगे भारत के, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो सकते हैं। विरोध का कारण सिर्फ इतना है कि हिंदुओं को क्यों नागरिकता दी जा रही है, मुसलमानों को नागरिकता दो, ये वो मानकर चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी ओर से, वो मानकर चल रहे हैं कि मुसलमानों को नागरिकता दोगे तो हमारे वोटर बनेंगे, हिंदुओं को नागरिकता दोगे तो वो भाजपा के वोटर बनेंगे, इसलिए हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल को इतना तो पता होना चाहिए कि कोई आ नहीं रहा है। जिनको नागरिकता देने जा रही है सरकार, वो आ चुके हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। आज से 10 साल पहले जो आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने के लिए ये कानून में संशोधन किया गया है। और दरअसल इस कानून का विरोध करने का कोई आधार बचा नहीं है विपक्ष के पास, तो वो झूठे मुद्दे खड़े करके, झूठ बोलकर, मिथ्या प्रचार करके इस कानून के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं। उनके लिए बड़े अफसोस की और बड़े दुख की बात यह है कि पिछली बार यानी 2019 में जब ये कानून संसद से पास हुआ था, तो उसके बाद जिस तरह का विरोध मुसलमानों ने किया था, उस तरह का विरोध मुसलमान इस बार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनको भड़काने की ज़रूरत है। अभी तक इस भड़कावे में भारत के मुसलमान आए नहीं हैं। पिछली बार उनको ये गलतफहमी हो गई थी इस दुष्प्रचार के कारण कि शायद ये उनकी नागरिकता को छीनने का प्रयास है या उनसे भारत की नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा। नारा आपको याद होगा, कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो कोई कागज़ मांग ही नहीं रहा है तो आप दिखाएंगे क्यों? फिर बात वहीं पर आ जाती है, कानून में जो संशोधन हुआ है, केवल 6 अल्पसंख्यकों को इस देश में जो 10 साल के पहले आ चुके हैं, यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, उनको नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। 3 पीढ़ियां उनकी जो है वो इस यातना को सह रही हैं। अवैध होने का, घुसपैठिया होने का, गैर कानूनी रूप से रहने का आरोप झेल रहे हैं। किसी तरह की सुविधा नहीं मिलती, कोई कानूनी सुविधा नहीं मिलती और उनको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। ये सब उनको देने के लिए ये इस कानून में संशोधन किया गया है। तो न तो किसी की नागरिकता ली जा रही है, न तो किसी को बाहर भेजा जा रहा है और न ही किसी की नौकरी छीनी जा रही है। जो लोग पहले से रह रहे हैं, इस देश में काम कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते बस, बाकी तो काम कर ही रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए हुए जो ऐसे लोग हैं, शरणार्थी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हमने क्या नुकसान आपका किया है, क्यों हमारी ज़िंदगी को नरक बनाना चाहते हैं। जिस नरक में हम जी रहे हैं इतने सालों से, 75 सालों से, उसको और क्यों नारकीय आप बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि कैसे क्या करें, क्या बोलें, क्या कह दें कि हमको मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिल जाए, कैसे मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करें जिससे वो भड़क कर हमारी तरफ खींचे चले आए। अरविंद केजरीवाल को तकलीफ इस बात की है कि दिल्ली में 2 विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। एक बार 70 में 67 यानी 67 आउट ऑफ 70 मिला, दूसरी बार 63 आउट ऑफ 70 सीटें मिली। इसके बावजूद 2 चुनाव हुए लोकसभा के 2014-2019, 7 की 7 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी हार गई। तो उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट कांग्रेस को चला जाता है। उस वोट को पाने के लिए, उस वोट को जोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और भड़काने की कोशिश सच के आधार पर करें तो भी एक बात समझ में आती है, झूठ के आधार पर, मिथ्या प्रचार के आधार पर कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो भारत के संविधान में जो भी प्रावधान है उसके तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग देश को अराजकता की आग में धकेल देंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।